दोस्तों 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट के राज्यसभा में एक बिल का प्रस्ताव किया जाता है। इस देश के होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा ये बिल लाया जाता है। इस बिल का मकसद जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के स्पेशल स्टेटस यानी कि आर्टिकल 370 के प्रोविजंस को अबॉलिश करना था। जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदिल मंजूर और आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बारे में। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जान लेते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 26 अक्टूबर 1947 में, जब जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट के महाराजा हरी सिंह जी एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद द डोमिनियन ऑफ इंडिया के साथ साइन करते हैं। इस टाइम पीरियड तक जे.एंड.के को कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं मिली थी, क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अभी फुली फॉर्म में बना ही नहीं था। अगर हम बात करेंगे 1949 की, तो इस ईयर में आर्टिकल 370 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया था। वहीं पे अगर हम बात करेंगे 26 नवंबर 1950 की, तो उस दिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली इन्फोर्स हो गया। इसी के साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1950 एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के रूप में हमें देखने को मिला। इस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को इस्तेमाल करते हुए यूनियन पार्लियामेंट को एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाया गया टू मेक लॉज ऑन जे.एंड.के, बट इन कंकरेंस विद द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इसी ऑर्डर के पावर्स को इस्तेमाल करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जुरिस्डिक्शन है, उसको जम्मू एंड कश्मीर पर भी एक्सटेंड कराई गई। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो उनको ये अधिकार दिया गया कि वो नेशनल इमरजेंसी जे.एंड.के पर भी डिक्लेयर कर सके, बट इन केस ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन। वहीं पर अगर हम इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की बात करें तो उसके लिए उनको जे.एंड.के की स्टेट गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम आर्टिकल 370 के फीचर्स एंड प्रोविजंस के बारे में बात करें तो उसका हाईलाइटेड फीचर यही था कि ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ स्टेट एक प्रेसिडेंट जो आर्टिकल 370 के फीचर्स को इनऑपरेटिव बना सकता है। हाउएवर इसको अमेंड करके जो नया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 है, इसने इस चीज़ को सुपरसीड किया। अगर हम बात करेंगे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 के बारे में, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन दी गई थी दिल्ली एग्रीमेंट 1952 को, जो कि एक एग्रीमेंट हुआ था शेख अब्दुल्ला और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में। इसी एग्रीमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन देने के लिए उस वक्त के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 लाया गया। इस ऑर्डर के ज़रिए आर्टिकल 35A को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी देता था या कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देता था जम्मू एंड कश्मीर के आम नागरिकों को, उनको लैंड राइट्स और उनको जॉब राइट्स देता था विद इन द टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर बेसिकली एक टनल के रूप में काम करता था। इसी के थ्रू, इसी को अमेंड करके जो इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पर अपने रूल्स एंड लॉज एक्ट्स जो है लागू कर पाती थी। अगर हम इस ऑर्डर के बारे में बात करें तो इसमें क्लियरली मेंशन्ड था दैट नो बिल प्रोवाइडिंग फॉर इंक्रीजिंग और डिमिनिशिंग द एरिया ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और altering the name or boundary of the state shall be introduced in parliament without the consent of legislature of the state। इसका मतलब यही था कि पार्लियामेंट में ऐसी कोई भी बिल नहीं लाई जा सकती जिसमें जे.एंड के स्टेट को बाइफरकेट, उसमें उसका डिवीज़न या उसके नाम के साथ कोई भी छेड़खानी की बात हो, विदाउट द प्रायर कंसेंट और परमिशन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनके परमिशन के बिना ये सब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसी चीज़ को 5 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत चेंज कराया गया।
एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 एक नया ऑर्डर आया जिसने सुपर सीड किया कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 को। जब इसने सुपर सीड किया उस ऑर्डर को तो उसके प्रोविजंस भी यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी मिल जाती है कि वो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को बाइफरकेट करें या आर्टिकल 3 के पावर्स को इस्तेमाल करें, उसके ज़रिए जे स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड कर सकें। तो इसी चीज़ को करते हुए 5 अगस्त 2019 को इस देश के होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा एक रीऑर्गेनाइजेशन बिल राज्यसभा में लाई जाती है। उसके अगले ही दिन इस बिल को लोकसभा में भी लाया गया और ऑन द सेम डे इस बिल को वहाँ पे पास किया गया। चलें बढ़ते हैं अब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की ओर। अगर हम बात करें 5 अगस्त की तो ये बिल राज्यसभा में 5 जो है अगस्त को लाई गई और अगर हम लोकसभा की बात करें तो ये 6 अगस्त को लोकसभा में पास की गई ऑन द सेम डे। अगर हम वोट्स की बात करें तो 125 वोट जो है वो जो है राज्यसभा में इसके फेवर में पड़े। अगर हम ऑपोजिशन की बात करें तो 61 वोट्स जो है राज्यसभा में इस बिल के खिलाफ पड़े। वेल अगर हम लोकसभा की बात करें तो 370 वोट्स जो है वो इस बिल के फेवर में पड़े। वेल जो 70 वोट्स है वो इस बिल के अगेंस्ट में पड़े। फिर इस बिल को जब पार्लियामेंट में पास किया दोनों हाउसेस में, उसके बाद इसको प्रेसिडेंशियल एसेंट के लिए भेजा गया और 9 अगस्त को इसको फाइनली प्रेसिडेंशियल जो है एसेंट मिल गया। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को ये जो बिल था वो फाइनली इन्फोर्स हो गया, वो एक एक्ट बन गया। इस बिल की वजह से जो है जे स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड किया गया। जो पहली यूनियन टेरिटरी है वो लद्दाख बन गई और दूसरी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर बन गई। अब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की यूनियन टेरिटरी में क्या डिफरेंस था? उनमें जो डिफरेंस था, जो लद्दाख की यूनियन टेरिटरी थी वो विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली थी। अगर हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की तो उसके लिए लेजिस्लेचर रखा गया। तो जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है उसमें जो है लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो देखने को मिलेगी। ये सब जो बाइफरकेशन किया गया ये अंडर द आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर किया गया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो किसी भी इंडियन टेरिटरी को किसी भी इंडियन टेरिटरी या स्टेट को 2 हिस्सों में बांट सकें या किसी यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर सकें। अगर हम बात करेंगे अब जे की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में तो अभी जम्मू एंड कश्मीर जो है वो आर्टिकल 239 पर जो है वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, क्योंकि आर्टिकल 239 हमें यूनियन टेरिटरीज़ और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मानना ये भी है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो ऑन द मॉडल ऑफ पुडुचेरी जो है आर्टिकल 239A के तहत भी काम करेगी। अगर हम बात करेंगे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की तो उसने रिप्लेस किया बाई कैमरलिज्म लेजिस्लेशन इन द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब ये बाई कैमरल लेजिस्लेशन क्या होता है? अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो उसमें 2 हाउसेस हैं, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। इसी तरह से किसी भी स्टेट में 2 जो है लेजिस्लेशंस हो सकती है, बाई उसी को बोलते हैं हम बाई कैमरल लेजिस्लेशन। उसमें अपर हाउस या लोअर हाउसेस हो सकते हैं। अगर हम जे की बात करें तो इससे पहले जे में 2 हाउसेस हुआ करते हैं। इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के आने के बाद ही एक हाउस को जो है रिपील कराया गया। तो ये बाई कैमरल लेजिस्लेशन जो है इसी के साथ ही ख़त्म हुआ। तो इसके बाद अब एक ही हाउस जो है लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पर काम करेगी। और क्या चेंजेस आए रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की वजह से कि जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ नॉट ऑथोराइज्ड टू मेक लॉज ऑन पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर।
जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में अगर अगले आने वाले कुछ दिनों में इलेक्शन होता भी है, फिर एक लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म भी होती है, तो वो पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर पर लॉज नहीं बना सकती। ये बेसिकली जैसे दिल्ली में अभी गवर्नमेंट चल रही है, वहाँ के जो सीएम है, उसका जो रोल है, वो उसकी ज्यूरिसडिक्शन जो है, वो वहाँ पे जो पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर है, उस पर नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर भी जो यहाँ की गवर्नमेंट होगी, उसकी ज्यूरिसडिक्शन पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर पर नहीं होगी। यहाँ उस पे वो रूल या लॉ नहीं बना सकते। अगर हम बात करेंगे एक्सिस्टिंग लॉज की, तो 166 एग्जिस्टिंग लॉज जो है प्लस 7 लैंड एंड प्रॉपर्टी लॉज जो है, वो जो है अपहेल्ड कराए गए। प्रीवियसली जो यहाँ पर जो 166 लॉज चल रहे थे, उनको अपहेल्ड कराया गया, और प्लस 7 जो लैंड एंड प्रॉपर्टी लॉज है, उसको भी अपहेल्ड कराया गया। अगर हम नए रूल्स की बात करें तो 106 सेंट्रल रूल्स को यहाँ पर लागू कराया गया है, जिसमें से इम्पोर्टेंट रूल कौन सा है? वक्फ एक्ट, आईपीसी, आरटीआई, वुमेन एक्ट एंड माइनॉरिटीज एक्ट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जरिए 7 और सीट्स जो है, वो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में या लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो एग्जिस्टिंग सीट्स थी, वो थी 107। तो 7 और सीट्स बढ़ा के इस नंबर को 114 बनाया गया, जिसमें 24 सीट जो है वो वैकेंट रहेंगी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए। वहीं पे अगर हम बात करेंगे इलेक्शन की, तो इलेक्शन ओनली 90 सीट्स पर कंटेस्ट किया जाएगा। अगर हम बात करेंगे डिलिमिटेशन एक्सरसाइज की, तो वो अभी काम जो करेगी अंडर 2002 पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत। अगर हम अब बात करेंगे इस एक्ट के बारे में, तो ये एक्ट 14 पार्ट्स हैं इसमें, 103 जो है शेड्यूल्स है इसमें, सॉरी 103 सेक्शंस है इसमें, और 5 शेड्यूल्स है इसमें। अगर हम पहले पार्ट की बात करें, इसको हम प्रिलिमिनरी पार्ट भी बोलते हैं, तो उसमें सेक्शन नंबर 1 में लिखा गया है दैट दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। बेसिकली इस प्रिलिमिनरी पार्ट में, इस सेक्शन नंबर 1 में बेसिकली इस जो ये एक्ट है, इसका नाम डिफाइन किया गया है। अगर हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 2 की, तो इसमें डेफिनेशन, टर्म्स और वर्ड्स जो कि इस एक्ट में इस्तेमाल किए गए, उनकी रेफरेंसेस, उसका मीनिंग जो है यहाँ पर बताया गया है। अगर हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की ओर, तो इस पार्ट में रीऑर्गेनाइजिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, उसको इसको रीऑर्गेनाइज करता है। सेक्शन नंबर 3 में ये जो है यूटी ऑफ लद्दाख बनाता है, बट विदाउट लेजिस्लेशन। सेक्शन नंबर 4 में यूटी ऑफ जे बनाता है, बट विद लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर हम सेक्शन नंबर 5 की बात करें, तो ये यहाँ पर डिजिग्नेशन ऑफ गवर्नर चेंज करता है टू लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगर हम स्टेट की बात करें, तो वहाँ का जो गवर्नर होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है, वो होता है गवर्नर। वहीं पर अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें, तो वहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगर हम बात करेंगे पार्ट नंबर 3 की, तो ये यहाँ पर बताता है हमें रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर। ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर पर ही एप्लीकेबल है, क्योंकि लद्दाख में जो है लेजिस्लेचर है ही नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली है ही नहीं, तो ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर पर ही लागू होगा। सेक्शन 9 के तहत 4 सिटिंग मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट राज्य सभा shall be deemed to have been elected to fill the seats allocated to the UT of J&K and the term of their office shall be unaltered। आपको इसमें बताया गया है, जब ये आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, जो ये बिल J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो लाया गया था, उसमें ये भी मेंशन्ड है, जो उस वक़्त जम्मू एंड कश्मीर से जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे लोकसभा या राज्यसभा में, उनको माना जाएगा कि एज़ इफ़ दे आर इलेक्टेड अंडर दिस आर्टिकल, उनको माना जाएगा कि ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जे&के के, और उनकी जो उनकी सर्विस बची थी, उसको अनअल्टर्ड माना गया। मतलब जितनी सर्विस जो उन्होंने दी है, उसको जो वैकेंट जो मतलब बची हुई सर्विस थी, उसी को ही इंक्लूड किया गया। अगर हम सेक्शन 10 की बात करें,
तो इसमें 5 जो सीट्स है लोकसभा की वो जे.एंड.के को दी गई और 1 सीट जो है वो लद्दाख को दी गई लोकसभा में। वहीं पर अगर हम सेक्शन नंबर 11 की बात करें तो ये बात करता है डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स। जो पार्लियामेंट्री सीट्स है उस पे जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होनी है उस चीज़ के बारे में ये बात करता है। अगर हम सेक्शन 11(1) के बारे में बात करेंगे तो अमेंडमेंट्स टू द डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1971। तो इसके तहत जो है अमेंडमेंट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज की हो जाएगी। अगर हम बात करेंगे सेक्शन 12 की तो एवरी सिटिंग मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल लोकसभा शैल बी इलेक्टेड। अगर हम बात करेंगे उस टाइम पीरियड की जब ये आर्टिकल एब्रोगेट हुआ था, उस टाइम जो जम्मू एंड कश्मीर से लोकसभा में सिटिंग मेंबर्स थे, अब उनको जो है उनको माना जाएगा कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अंडर दिस जो है एक्ट, और उनकी जो ये सर्विस है उसको अनअल्टर्ड माना जाएगा। अगर हम सेक्शन नंबर 13 की बात करें तो प्रोविजन सिमिलर टू पुडुचेरी आर्टिकल 239A बी एप्लीकेबल टू जे.एंड.के। उन्होंने जे.एंड.के को एक मॉडल बनाया है, पुडुचेरी मॉडल के तहत वो जे.एंड.के को गवर्न करेंगे। तो इसीलिए सेक्शन 13 ये कहता है कि जो प्रोविजंस ऑलरेडी चल रहे हैं पुडुचेरी में, वैसे ही प्रोविज़न जो है जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल होंगे। अब अगर हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 14 की, ये बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेशन इन जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। सेक्शन 4 के तहत जो जम्मू एंड कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेटर बताया गया वो लेफ्टिनेंट गवर्नर बताया गया है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में और क्या आता है, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जे.एंड.के आएगी। टोटल सीट जो है 114 है, जिसमें से 24 वैकेंट रहेंगी और 90 जो है वो कंटेस्टेबल सीट्स बन जाती है। डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली सीट्स होंगी क्योंकि जो 7 सीट्स एक्स्ट्रा है उनको कंपनसेट करने के लिए या बराबर करने के लिए उनको जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको जो है नए तरीके से डिलिमिटेशन कराई जाए, उनको जो है किसी जगह कम की जाएगी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को टू फॉर्म न्यू कॉन्स्टिट्यूएंसी, और किसी जगह जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी को बढ़ाया जाएगा। अगर हम सेक्शन 14 की बात करें तो उसमें SC/ST रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली ये भी लाया गया। वहीं पर अगर हम सेक्शन नंबर 15 की बात करें तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन की बात करता है। अगर एडुकेट अमाउंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली में तो लेजिस्लेटिव असेंबली में लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये पावर है कि वो 2 वुमेन जो है रिप्रेजेंटेटिव्स को नॉमिनेट करें टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। वहीं पर अगर हम सेक्शन नंबर 16 की बात करें तो ये क्वालिफिकेशन जो है डिटरमाइन करता है फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली। फर्स्टली वो सिटीज़न होना चाहिए इंडियन का, वो इंडियन एज ए कंट्री का, उसकी जो एज है वो 25 होनी चाहिए मिनिमम, और क्वालिफिकेशन एज प्रेस्क्राइब्ड बाय जो है पार्लियामेंट। वहीं पर अगर हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 17 की तो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो ड्यूरेशन है वो रखा गया है 5 ईयर्स। अगर हम इससे पहले बात करें जो अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था उसमें जो ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली था वो था 6 ईयर्स। तो इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो है इसको रिड्यूस किया टू 5 ईयर्स। अगर हम सेक्शन नंबर 18 की बात करें तो उसमें दिया गया है LG सम्मान लेजिस्लेटिव असेंबली। जो LG है वो अपने लेजिस्लेटिव असेंबली को बुला सकता है, समन कर सकता है। वहीं पर अगर हम सेक्शन नंबर 24 की बात करें, ये बात करता है ओथ्स एंड अफर्मेशन के बारे में। अगर हम अर्स्टवाइल स्टेट की बात करें तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था और कोई भी जब MLA इलेक्ट होते थे, जब वो असेंबली में पहुँच जाते थे, वो ओथ लेते थे जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का। अब इस बारी क्या चेंज हुआ है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से, वो जो J&K का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ख़त्म हो गया। इस बारी जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी तो यहाँ के जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनेंगे उनको ओथ लेना पड़ेगा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 26 की तो नो मेंबर शैल बी बोथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली टुगेदर। तो ये सेक्शन बेसिकली बात करता है कि कोई भी ऐसा मेंबर 2 जगह मेंबर नहीं बन सकता कि वो पार्लियामेंट का भी मेंबर हो और लेजिस्लेटिव का असेंबली का भी मेंबर हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
तो बेसिकली ये सेक्शन जो है ये प्रोहिबिट करता है एक मेंबर को दोनों जगह जो है पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने से। अगर हम सेक्शन नंबर 28 की बात करें तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन जो है बताता है। अगर हम डिफेक्शन की बात करें तो डिफेक्शन एक असेंबली में या असेंबली में भी एक प्रोसेस होता है या पार्लियामेंट में भी ये प्रोसेस होता है। तो उसी के बारे में जो ये है सेक्शन नंबर 28 बात करता है। अगर हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 35 की तो ये बात करता है इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इस चीज़ का मतलब क्या है? अगर जो लॉज सेंट्रल लॉज है और एक लॉज जो यूनियन टेरिटरी या स्टेट में बनते हैं, अगर वो कोइंसाइड होते हैं किसी जगह पे या फॉर एग्जांपल अगर इंडियन पार्लियामेंट्री लॉ जो है वो किसी जगह पे एक बात बताता है और जो स्टेट या लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी वो कोई और बात बताता है, तो वहाँ पर जो है प्रेफरेंस दी जाएगी सेंट्रल लॉ को, पार्लियामेंट्री लॉ को माना जाएगा सुपीरियर टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको जो है ऊपर माना जाएगा या इसको जो है फॉलो किया जाएगा। अगर हम इससे पहले और स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, हमें कोई ऐसी बाउंडिंग नहीं थी। अगर हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 36 की तो ये बेसिकली जो है बिल्स के ऊपर जो है सेक्शंस बनाए गए हैं। तो सेक्शन नंबर 36 बात करता है स्पेशल प्रोविजंस फॉर फाइनेंशियल बिल्स। जो फाइनेंशियल बिल्स का स्पेशल प्रोविजन इसमें दिया गया है ये इसके बारे में बात करता है। अगर हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 37 की प्रोसीजर एज टू लैप्सिंग ऑफ बिल्स। तो लैप्सिंग ऑफ बिल्स के बारे में जो सेक्शन नंबर 37 है ये बात करता है। अगर हम बात करेंगे 38 की तो ये बात करता है असेंट टू बिल्स। अब ये असेंट टू बिल्स क्या होता है? देखो, कोई भी बिल जो है अगर या पार्लियामेंट में पास की जाती है तो उसके बाद वो प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए भेजी जाती है। जब उसको प्रेसिडेंट असेंट देता है या पास करता है तभी वो बिल जो है आगे जाके या कोई भी बिल जो है वो एक्ट बनती है या कोई बिल पास होती है। सिमिलरली अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें वो बिल तभी पास होगी जब उसको जो है गवर्नर का असेंट मिलता है या लेफ्टिनेंट गवर्नर का असेंट मिल जाता है। अगर हम सेक्शन नंबर 39 की बात करें तो बिल इज़ रिजर्व फॉर कंसिडरेशन। तो ये इसका मतलब क्या होता है? सेक्शन 39 क्या कहता है कि एलजी को ये पावर है कि वो रिजर्व कर सके किसी बिल को फॉर द कंसिडरेशन। या इसमें ये भी हो सकता है अगर बिल को हम प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेजें या गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के असेंट के लिए भेजें, उसको ये पावर है, उसको ये वीटो पावर है कि वो वापस से जो है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली में भेज सकें फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द बिल। अगर हम सेक्शन नंबर 41 की बात करें तो वहाँ पर क्या दिखा रहा है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें जो है सैलरीज ऑफ एलजी, हाई कोर्ट जजेस या स्पीकर्स की जो है सैलरी वगैरह जो है डिस्कस की गई है। अगर हम सेक्शन नंबर 43 की बात करें तो ये बात करता है अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल्स के बारे में। अगर हम सेक्शन नंबर 47 के बारे में बात करेंगे तो ये बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर आपको पता होगा तो लास्ट ईयर अगर आपको पता होगा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लाई गई थी। तो उसमें से जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी वो है इंग्लिश, दूसरी है उर्दू, तीसरी है कश्मीरी, चौथी है डोगरी और पांचवी है पंजाबी। अगर हम बात करेंगे सेक्शन 48 की तो लैंग्वेज टू बी यूज्ड फॉर एक्ट्स एंड बिल्स के एक्ट्स और बिल्स के बारे में ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में क्या रखी जाएगी तो वो है इंग्लिश। अगर हम बात करेंगे अगर हम बात करेंगे सेक्शन 52 के बारे में तो वो पावर देता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग डिसोल्यूशन ऑफ और रिसेस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर असेंबली फॉर एग्जांपल डिसॉल्व होगी या अभी असेंबली काम नहीं कर रही है, ठीक है, या अभी असेंबली का पीरियड से शुरू नहीं हुआ क्योंकि अभी इलेक्शन हुई ही नहीं, तो सेक्शन नंबर 52 एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक पावर देता है कि वो कोई भी ऑर्डिनेंस जो है प्रमलगेट कर सकें या कोई भी रूल एंड लॉ या एक्ट बना सके। अगर हम सेक्शन 53 की बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 10% ऑफ द टोटल सीट्स कंटेस्टेबल। अगर हम बात करेंगे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है? जब एक पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, अगर पार्टी के जो है
50 से ऊपर वोट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स एक पार्टी ले जाती है तो वो गवर्नमेंट बनाती है। तो उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो मिनिस्टर ऑफ द स्टेट होंगे, ठीक, सॉरी, जो मिनिस्टर विद इन द स्टेट या मिनिस्टर विद इन द यूनियन टेरेटरी होंगे, तो उन्हीं को क्या कहते हैं हम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो वो कितने रहेंगे, 10% ऑफ द टोटल सीट इज कंटेस्टेबल। मतलब अगर 90 सीट्स कंटेस्टेबल है तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे वो रहेंगे उसके 10%। अगर हम सेक्शन नंबर 57 की बात करें तो एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ जे.एंड.के स्टेट, जो जे.एंड.के स्टेट में, अर्स्टवाइल स्टेट में पहले 2 हाउसेस हुआ करते थे, बाई कैमरल लेजिस्लेशन हुआ करती थी, तो सेक्शन 57 के ज़रिए एबॉलिश किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। अगर हम पार्ट नंबर 4 की बात करें तो ये बात करता है लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अगर हम सेक्शन नंबर 58 के बारे में बात करें तो ये अपॉइंटमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर इन लद्दाख के बारे में बात करता है। अगर हम बात करेंगे पार्ट 5 की तो ये बात करता है डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बारे में। वहाँ पर सेक्शन नंबर 60 क्या बताता है, डिलिमिटेशन ऑफ constituencies of J&K to adjust 7 more seats to earlier 107 seats। ये बात करता है कि 7 मोर सीट्स को एडजस्ट करना है जम्मू एंड कश्मीर में, जहाँ पर इससे पहले 107 सीट्स थी, अब इसको बढ़ाकर 114 कर गई है। अगर हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 62 की तो ये रीएडजस्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑन द बेस ऑफ 2011 सेंसस। ये बताता है कि पार्लियामेंट्री सीट्स को रीएडजस्ट करने के लिए जो डिलिमिटेशन कराई गई थी वो ऑन द बेस ऑफ 2011 सेंसस जो है उसके बेस पे कराई गई। अगर हम पार्ट नंबर 6 की बात करें तो ये बात करता है SC/ST रिजर्वेशन के बारे में, जो अर्लियर यहाँ पर जो अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में SC ऑर्डर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, SC ऑर्डर 1956 था, उसको एप्लीकेबल कराया गया। वहीं पर सेक्शन 66 बात करता है ST ऑर्डर्स ऑफ J&K ST ऑर्डर 1989 जो था उसको भी एप्लीकेबल कराया गया। वहीं पर अगर हम पार्ट 7 की बात करें तो ये बात करता है ट्रांजिशनल पावर्स या फंड्स के बारे में। वहीं पर अगर हम सेक्शन नंबर 67 की बात करें तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करता है। अगर हम बात करेंगे 69 की तो ये बात करता है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम बात करेंगे सेक्शन 71 की तो फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूटी, ये इसके बारे में बात करता है। अगर हम बात करेंगे सेक्शन 72 ऑडिट रिपोर्ट्स के बारे में ये बात करता है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 73 के बारे में तो प्रोविजन इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी सस्पेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बाय प्रेसिडेंट, ये बात करता है कि किस सूरत हाल में जो प्रेसिडेंट है वो सस्पेंड कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए यूटी। सेक्शन नंबर 74 किस बारे में बात करता है, ऑथोराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर बाय प्रेसिडेंट। अगर हम बात करेंगे पार्ट 8 की तो ये पार्ट जो है डिटरमाइन करता है हाई कोर्ट की सेक्शंस के बारे में। अगर हम 75 सेक्शन के बारे में बात करें तो ये बताता है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी कॉमन हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो बेसिकली जो लद्दाख में अभी हाई कोर्ट नहीं बना है तो उसकी वजह से रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ये सेक्शन 75 में डाला गया है कि जम्मू कश्मीर का जो एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट है वो एक्ट करेगा एज कॉमन हाई कोर्ट बिटवीन J&K एंड लद्दाख। अगर हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 76 की तो इसमें स्पेशल प्रोविजंस है बार काउंसिल और एडवोकेट्स के लिए। अगर हम सेक्शन नंबर 77 के बारे में बात करेंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर इन हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख, तो इसके बारे में ये बात करता है। अगर हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 78 के बारे में तो क्या बताता है, नथिंग इन दिस पार्ट शैल अफेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ द कॉमन हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेसिकली ये बोलता है कि इस पार्ट में जो कुछ भी है ये इफेक्ट नहीं करेगा जो एप्लीकेशन ऑफ द जो वर्किंग है हाई कोर्ट की उस पर फ़र्क नहीं डालेगा कोई भी। अगर हम बात करेंगे पार्ट नंबर 9 की तो ये बात करता है लीगल एडवाइज़र के बारे में। तो सेक्शन नंबर 79 हमें बताता है कि एडवोकेट जनरल ऑफ J&K यूटी के बारे में। अगर हम एडवोकेट जनरल की बात करें तो वो बेसिकली एक लीगल असिस्टेंट होता है जो एक गवर्नमेंट को सजेशंस देता है, लीगल एडवाइस करता है। वो एक लीगल एडवाइज़र बेसिकली होता है जो कि टाइम टू टाइम जो
गवर्नमेंट है उसको एडवाइस करता है ऑन लीगल मैटर्स। अगर हम बात करेंगे पार्ट 10 की, तो ये ऑथोराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज़ के बारे में बात करता है। बेसिकली जब बाइफर्केशन ऑफ द स्टेट हुआ, जम्मू एंड कश्मीर अलग हुआ और यूटी बन गया, और लद्दाख अलग हुआ और अलग यूटी बन गया। जो हमारे शेयरिंग जो हमारे कंबाइनड जो एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ या कुछ पैसे वैसे थे, उनके बारे में ये बात करता है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सपेंडिचर के बारे में बात करता है। अगर हम सेक्शन नंबर 80 की बात करें, तो अथॉराइजेशन ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ JNK-UT, इसमें JNK-UT के लिए जो एक्सपेंडिचर है उसको अथॉराइज किया गया। सेक्शन नंबर 81 में अथॉराइजेशन ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द लद्दाख यूटी, इस सेक्शन में जो है अथॉराइजेशन मिली थी एक्सपेंडिचर ऑफ लद्दाख यूटी के लिए बारे में। अगर हम सेक्शन नंबर 82 के बारे में बात करेंगे, रिपोर्ट्स रिलेटिंग टू अकाउंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर CAG, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिट जनरल होता है फुल फॉर्म CAG की। ये सेक्शन जो बेसिकली बात करता है रिपोर्ट्स रिलेटिंग टू अकाउंट्स ऑफ JNK, अकाउंट्स ऑफ JNK के बारे में जो भी रिपोर्ट्स हैं उसके बारे में ये बात करता है। और अकाउंट्स ऑफ JNK को कौन संभालता है? कॉम्प्ट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम बात करेंगे सेक्शन 83 के बारे में, तो ये बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज़ बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जो जम्मू एंड कश्मीर अर्लियर स्टेट जो था, उसमें जो भी रेवेन्यूज़ थे या एसेट्स थे, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है। अगर हम पार्ट 11 की बात करें, तो सेक्शन 84 क्या कहता है? प्रोविजन फॉर एसेट्स एंड लायबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन 2 यूटीज़। तो ये बात करता है कि जो भी एक तो लायबिलिटीज़ होती है और एक एसेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेट की प्रॉपर्टीज़ कोई होती है, ठीक है, या स्टेट ने कहीं पे कर्जा लिया होता है किसी टेरिटरी या किसी डिवीज़न को डेवलप करने के लिए। फॉर एग्जांपल उन्होंने लद्दाख के लिए JNK गवर्नमेंट ने कोई कर्जा लिया था इंडियन गवर्नमेंट से या किसी भी और जगह से, ठीक है। तो जब हम बाइफर्केशन होगा, मतलब यूटी लद्दाख यूटी अलग बन गया है, JNK-UT अलग बन गया है, तो वो लायबिलिटी जो है, जो JNK गवर्नमेंट को पैसे भरने थे उस कर्जे के लिए, तो अब वो भी ट्रांसफ़र हो गया लद्दाख गवर्नमेंट को, वो अब लद्दाख गवर्नमेंट को ही भरना पड़ेगा। इसी तरह से अगर लद्दाख अगर हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट की, अगर इसको हम टेरिटरी वाइज डिवाइड करें या पीपल वाइज डिवाइड करें, इसकी जो भी प्रॉपर्टी थी, जैसे एक बाप जब उसके बेटे होते हैं, जब उसकी प्रॉपर्टी को डिवाइड करना होता है, तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। बट यहाँ पर जो टेरिटरी और पॉपुलेशन जो है उसको मद्देनज़र देखते हुए जो है एसेट्स जो स्टेट के थे उसको उसी बेसिस पे जो है, उसी रेशो में जो है वो डिवाइड किया गया। जो लद्दाख को पहुँचता था तो वो उसको लद्दाख को दिया गया, और जो JNK में रह जाता था वो JNK में रखा गया। अगर हम बात करेंगे पार्ट नंबर 12 की, तो प्रोविजन फॉर सर्टन कॉरपोरेशंस एंड अदर मैटर्स, तो ये बात करता है कॉरपोरेशंस एंड अदर मैटर्स के लिए जो भी प्रोविजंस है वो उसकी बात करता है। अगर हम सेक्शन नंबर 85 की बात करें, तो ये बात करता है एडवाइजरी कमेटी, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर इशू एडवाइजरी कमेटी। ये बात करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बाय ऑर्डर एक एडवाइजरी कमेटी बना सकता है किसी भी मैटर के ऊपर, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर। अगर हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 86 की, तो टेम्परेरी प्रोविजंस एज टू कंटिन्यू ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग रोड ट्रांसपोर्ट परमिट्स, जो रोड ट्रांसपोर्ट परमिट्स के लिए टेम्परेरी प्रोविजंस है उनको कंटिन्यू करते हुए ये सेक्शन उस प्रोविजंस को उन प्रोविजंस को बताता है। अगर हम सेक्शन नंबर 87 के बारे में बात करेंगे, तो स्पेशल प्रोविजंस एज टू इनकम टैक्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस जो है उनके बारे में बात करता है। अगर हम पार्ट नंबर 13 के बारे में बात करें, तो ये सर्विसेज के बारे में बात करता है। सेक्शन नंबर 88 जो है ये प्रोविजंस रिलेटेड टू ऑल इंडिया सर्विस, जैसे UPSC है उसके बारे में बात करता है। अगर हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 92 की, तो ये प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉयज़ ऑफ PSUs के बारे में बात करता है। अगर हम PSUs की बात करें, तो PSUs में क्या आता है? रेलवेज़ आता है, या RRB रीजनल रूरल बैंक्स आते हैं, या कोई और डिपार्टमेंट्स जो हैं वो PSUs में आते हैं। तो ये सेक्शन उसके बारे में बात करता है। अगर हम सेक्शन नंबर 93 के बारे में बात करेंगे, तो ये बात करता है प्रोविज़न फॉर स्टेट PSCs। और स्टेट PSCs में क्या आता है? स्टेट हमारा जो है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके बारे में ये बात करता है। अगर हम बात करेंगे पार्ट 4 की, तो ये लीगल एंड मिसलेनियस मैटर्स के ऊपर बात करता है। अगर हम 94 सेक्शन के बारे में देखें, तो ये बताता है अमेंडमेंट टू कॉल JNK एंड लद्दाख UT
ऑफ जे.एंड.के एंड यूटी ऑफ लद्दाख। ये बेसिकली एक अमेंडमेंट है कि जे.एंड.के स्टेट को इससे पहले स्टेट कहा जाता था, अब इसको यूटी कहा जाए, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और लद्दाख को यूटी ऑफ लद्दाख कहा जाए। अगर हम सेक्शन नंबर 95 की बात करें तो ये टेरिटोरियल एक्सटेंड ऑफ लॉज, मतलब जो सेंट्रल लॉज हैं वो यहाँ पर एक्सटेंड होंगे, इससे पहले नहीं होते थे जे.एंड.के स्टेट में। अगर हम सेक्शन नंबर 96 की बात करें तो पावर्स टू अडॉप्ट लॉज, ये इसके बारे में बात करता है। अगर हम सेक्शन नंबर 98 के बारे में बात करें तो पावर टू नेम और रीनेम अथॉरिटीज़, तो ये बेसिकली यहाँ की गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो किसी भी अथॉरिटी का नाम या नाम रखें या नाम चेंज कर सकें। अगर हम सेक्शन नंबर 99 की बात करें तो ये लीगल प्रोसीडिंग्स के बारे में बताता है। अगर हम सेक्शन नंबर 103 के बारे में बताएं तो ये पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज़ के बारे में बात करता है। अगर हम शेड्यूल्स की ओर बढ़ें तो फर्स्ट शेड्यूल हमें क्या कहता है, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा 4 सीट्स फॉर जे.एंड.के। इसमें जो है इससे पहले जो है जे.एंड.के स्टेट में राज्यसभा में जो सीट्स थी वो 4 ही थी। तो इसमें भी जो है 4 सीट्स फ्रॉम जे.एंड.के राज्यसभा के लिए रखी गई है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे लोकसभा की, शेड्यूल 2 बात करता है लोकसभा की, तो उसमें जो है अर्स्टवाइल स्टेट में 6 सीट्स थी लोकसभा की। अब इस जो है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के आने के बाद अब जम्मू एंड कश्मीर के लिए 5 सीट्स रखी गई लोकसभा के लिए और 1 सीट रखी गई जो है लद्दाख के लिए। वहीं पर अगर हम थर्ड शेड्यूल की बात करें तो ये बात करता है डिस्ट्रिक्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के बारे में। वहीं पर अगर हम फोर्थ शेड्यूल की बात करें तो ये फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशन के बारे में बात करता है। और अगर हम फिफ्थ शेड्यूल के बारे में बात करें तो ये सेंट्रल लॉज मेड एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के बारे में बात करता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो या हमारी चैनल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।